हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक ओरिएंटेशन सेशन देने लगा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ एफपीटी। इससे पहले मैंने एक और ओरिएंटेशन सेशन दिया था, बट दिस इज़ अ न्यू एंड अपडेटेड वन, जिसमें काफ़ी कुछ नया आ चुका है। काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं हमारे कोर्स के अंदर, और काफ़ी कुछ हम लोग भी इम्प्रूव कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग एंड एग्जामिनिंग आवर स्टूडेंट्स। आई एम कोहर शाह फ्रॉम विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, और आई टीच SBR, ट्रिपल ए, F1 एंड AA। ये मेरे एग्जाम्स हैं जो कि मैं विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के थ्रू टीच करता हूँ। और आज एक ये छोटा सा ओरिएंटेशन सेशन फॉर द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि उनको एक अपडेटेड नॉलेज मिले हर एक चीज़ की। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि ACCA हब लॉन्च हो चुका है, ACCA हब के ऊपर न्यू मटेरियल आ चुका है जहाँ से हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं नया। तो क्या हमें कैप्लन किट यूज़ करनी चाहिए, या क्या हमें ACCA हब का मटेरियल यूज़ करना चाहिए? उस चीज़ के लिए भी हम लोग सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा जो हम लोग मॉक एग्ज़ाम्स लेते हैं उसमें हर एक किस्म की टेस्टिंग हो रही होती है, वो भी हम लोग कर रहे होते हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन विद दिस ओरिएंटेशन सेशन फॉर एफबीटी। सबसे पहले हम लोग ज़रा देखते हैं कि इस कोर्स का हिस्सा क्या-क्या होता है, व्हाट इज़ इन द एग्ज़ाम सिलेबस। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि इस कोर्स का हिस्सा है। अगर कैप्लन की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 टू 9 यहाँ पे फ़ॉल करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम पेस्टल एनालिसिस हो गया, कम्पेटिटिव एनालिसिस हो गया, ऐसी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं वो इधर कवर अप हो रहे होते हैं। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन? ऑर्गेनाइज़ेशन की डेफिनिशन, कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे होते हैं। और चैप्टर 1 इससे रिलेट करता है। फिर ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर, कल्चर, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 5 इससे रिलेट करता है। ये एक सेपरेट टॉपिक होता है जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स का स्ट्रक्चर हो सकता है एक कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उसका एक सेपरेट स्ट्रक्चर होगा। अगर एक वेल पुरानी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है, इट विल हैव अ सेपरेट स्ट्रक्चर। इसी के आगे हम लोग मूव करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के कल्चर में, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर इन एन ऑर्गेनाइज़ेशन। कल्चर कैसे इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कैसे किया जाता है, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, व्हिच इज़ नोन एज़ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। और इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ रहे होते हैं व्हाट इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड वो हू आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये चीज़ भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम इसमें फाइनल टॉपिक आता है सस्टेनेबिलिटी का। एक बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बिज़नेस कैसे बनाया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो, बजाय इसके कि 1-2 साल में प्रॉफ़िट्स अर्न करके बिज़नेस बंद हो जाए, वो 50, 100, 100 ऑफ ईयर्स तक वो बिज़नेस चले। एक बिज़नेस को इतना कैसे बनाया जाता है, ऐसे कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक फ़ॉल करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है बिज़नेस फंक्शंस, रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बिज़नेस फंक्शंस आप नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं चैप्टर 2 कैप्लन की अगर बात करें। और अगर हम लोग बात करें ACCA स्टडी हब की, तो दिस इज़ अ वेरी सेपरेट टॉपिक। चैप्टर नंबर अगर ACCA स्टडी हब की बताऊँ तो ये वहाँ पे फ़ॉल करता है विदिन चैप्टर 10 और 11, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर होता है। और बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को। बिज़नेस के कितने फंक्शंस हो सकते हैं, मार्केटिंग फंक्शन हो गया, आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हो सकते हैं आपके एक ऑर्गेनाइज़ेशन के। मार्केटिंग को बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और फिर रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका फ़ॉल करता है विदिन चैप्टर नंबर 10 टू 17 के दरमियान में। और लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, दैट हाउ वुड यू बिकम अ लीडर इन द फ्यूचर। जब आप ACCA क्वालिफाई कर लोगे तो लीडर कैसे बनोगे, और अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कैसे करते हो, मैनेजर्स के क्या काम होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं F1 के अंदर। और फाइनली पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेस, ये आपके 2 चैप्टर से लिंक्ड होता है। चैप्टर नंबर 24 एंड 25 यहाँ से है। और इसके अलावा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये आपका 18 से लेकर 23 चैप्टर तक फॉल करता है।
कैप्लन की अगर बात करूँ मैं, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट की बात करूँ, सेम जो आपकी बीपीपी की स्टडी टेक्स्ट है, वो भी इसी तरह से आपको लेके चल रही होती है, बस उसमें चैप्टर्स के नंबर्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और फाइनली एक पूरा चैप्टर, एक सेपरेट चैप्टर है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम एज वेल। ये आपका एक पूरा सिलेबस होता है। अब एक छोटी-सी अगर आपको एक इंट्रोडक्शन दूँ एफबीटी की, एफबीटी जो है पहले कहलाता था फाउंडेशंस फाउंडेशंस इन बिज़नेस, या फिर इसका दूसरा जो नाम हुआ करता था क्या था? एफएबी, फाउंडेशंस फॉर अकाउंटेंट इन बिज़नेस, ये इसका नाम हुआ करता था। अब इसका नाम है फाउंडेशंस इन बिज़नेस टेक्नोलॉजी। जो कोर्स ऑफ एफएबी में या एफ1 में पढ़ा करते थे, वही कोर्स आज भी इधर है। सिर्फ इन सब टॉपिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व्ड है, हर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक चैप्टर में पढ़े होते हैं, हर एक नोट में पढ़े होते हैं। बस इसमें ये डिफरेंस होता है। अगर इससे फॉरवर्ड मूव करें तो इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 सेक्शंस होते हैं F1 के एग्जाम के अंदर। सेक्शन ए के अंदर 2 किस्म के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। या वो 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और दे कैन बी 1 मार्क एमसीक्यूज़। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया और नीचे 3 ऑप्शन सिर्फ दे दिए। इन 3 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है, इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब अगर मैंने आपको पूरी एक स्टोरी दे दी और नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए, इन 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है या फिर 2 करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं, इसको बोला जाता है एमसीक्यूज़ और इसके 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 1 मार्क वाले एमसीक्यूज़ जो होंगे, यानी जहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएँगे, वो होंगे 16 मार्क्स के। 16 क्वेश्चंस आएँगे और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क होगा। इसी सेक्शन ए के अंदर जो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस आएँगे, दे विल बी 30 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन का 30 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपसे पूछे जाएँगे एमसीक्यूज़ के लिए, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपने 1 सेलेक्ट करना होता है। मिला के ये आपके बन जाते हैं, दिस बिकम्स 60 एंड दिस इज़ 16, ये आपके बन जाते हैं 76 मार्क्स इन टोटल फॉर सेक्शन ए, जो कि बहुत ईज़ी होता है पास करना। इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एमटीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एमटीक्यूज़ क्या होते हैं? एमटीक्यूज़ में आपको एक स्टोरी दे दी जाती है और इस स्टोरी से रिलेवेंट 1, 2, 3 या फिर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, लेकिन बैक एंड पे जो आप स्टोरी आपके ज़हन में चलेगी, जो सिनेरियो आपको दिया गया होगा, वो एक ही सिनेरियो होगा और इसी सिनेरियो से फर्दर 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। अब यहाँ पे आपसे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा जाएगा तो अगेन उसमें 3 सिलेक्टेबल ऑप्शंस होंगे। अगर 2 मार्क के एमसीक्यूज़ होंगे तो वहाँ पे आपके पास 1 या 2 सिलेक्टेबल ऑप्शंस होंगे, लेकिन फ्रॉम 4 आपने सेलेक्ट करने होंगे। अगर इसी तरह से 3 मार्क्स वाले पे जाएँ तो वहाँ पे आपके पास हो सकता है एक पूरा क्वेश्चन दे दिया गया हो इसी स्टोरी से रिलेवेंट और यहाँ पे आपको बोला गया सेलेक्ट 3 एप्रोप्रिएट आंसर्स। तो आपने 5-6 डिफरेंट ऑप्शंस में से कितने 3 एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, जो 3 बिल्कुल ठीक होंगे। इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल और बहुत कम चांसेस होते हैं कि 4 मार्क्स का एमसीक्यूज़ पूछा जाए पेपर के अंदर, जो कि ज़्यादातर कभी बल्कि 99% ऑफ द केसेस में कभी नहीं पूछा गया। 99% ऑफ द केसेस में ये नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर पूछा भी जाए तो इसके बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क के अगर एमटीक्यू आपके पास आ रहा है, दिस मीन्स कि आपको बहुत बड़ा एहसान हुआ है, एग्ज़ामिनर की तरफ से बहुत आसान किस्म का क्वेश्चन आपसे वो पूछने लगे, ठीक है? और ये स्टोरी बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन्स जो आपसे पूछे जाएँगे, ये होंगे 4 मार्क्स फॉर ईच स्टोरी। अगर एक स्टोरी आपको दे दी गई है, उससे रिलेवेंट 4 मार्क्स हैं, यानी अब वो 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन्स पूछ सकता है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन्स पूछ सकता है या एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क का पूछ सकता है या फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ामिनर। लेकिन एक एमटीक्यू के 4 मार्क्स होंगे इन टोटल और इस तरह के 6 एमटीक्यूज़ पूछे जाते हैं। हर एक के 4 मार्क्स व्हिच मीन्स यहाँ पे आपके पास होते हैं 24 मार्क्स इन टोटल व्हिच गिव्स यू अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स फॉर 100 मार्क्स फॉर एफबीटी एग्ज़ाम। और ये मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ये बहुत आसान होता है और इसका एविडेंस आपके पास ये सामने है कि इस एग्ज़ाम के जो पास रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं विद इन द एसीसीए ऑल ऑफ द एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा हाई रेट्स आपके इसी एग्ज़ाम के बनते हैं। जून 2023 अटेम्प्ट मोस्ट रीसेंट अटेम्प्ट जो हुई है उसमें 83% पास रेट आया है। और स्टूडेंट्स इसको सेल्फ स्टडी पे भी बड़े ईज़िली पास कर सकते हैं अगर उनको टेक्नीक समझ आ जाए पेपर की।
दिसंबर 2022 में लोएस्ट था पिछले 4 अटेम्प्ट्स के केसेस के अंदर, और दिसंबर 2022 में भी 79% था, स्टिल द हाईएस्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्स। जून 2022 में 85% था, हाईएस्ट। और दिसंबर 2021, 2 साल पिछले की बात करें तो उस वक़्त इसका जो पासिंग रेट है दैट वाज़ 84%, और ये हमेशा राउंड अबाउट 80 पे ही चलता रहा है, हमेशा से। लेकिन अगर आप चले जाओ 2012 के अंदर, जब एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता था, एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल पूछा जाता था, उस वक़्त इसका पास रेट 64% भी था, 65% भी था। लेकिन अब इसका पास रेट बहुत हाई होता है, और ये हमेशा 80% के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे पास रेट्स होते हैं इस एग्ज़ाम्स के। अगर इससे आगे मूव करें, अब इस पूरे सब्जेक्ट को, इस जो हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के एग्जाम के सिलेबस को कवर अप किया कि चैप्टर 1 किससे रिलेट करता है, चैप्टर 2 रिलेट करता है किससे, हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखें। इसमें हम लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने स्टडी टेक्स्ट भी पढ़नी है, फिर आपको एसीसीए का अपडेटेड मटेरियल याद रखने के लिए एसीसीए स्टडी हब से भी पढ़ना पड़ता है। अगर वहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप मिस कर देंगे, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ्रॉम एसीसीए, स्टडी हब, मतलब 2 चीज़ें हो गई। लेकिन हो सकता है आप स्टडी टेक्स्ट निकाल भी दो, अब सिर्फ एसीसीए स्टडी हब से पढ़ो, इट इज़ मोर बेनिफिशियल नाउ, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ होता है। अगर इससे आगे चलें तो आपको कैप्लन की किट सॉल्व करनी है। इसके साथ-साथ यू हैव टू सॉल्व बीपीपी, एंड एट द सेम टाइम आपको मॉक एग्ज़ाम्स देने होते हैं। इस सब कुछ को कैसे हम लोग सम अप करते हैं, क्योंकि हम नोट्स की अगर बात करें तो हमारे अपने नोट्स होते हैं। इफ आई शो यू द नोट्स, हैंड रिटन एंड टाइप्ड आउट नोट्स, जो कि अगर आपके बुक के अंदर एक चैप्टर 24 पेजेस का है, तो उसको शॉर्ट अप करके अननेसेसरी चीज़ें निकाल के, क्योंकि एसीसी स्टडी हब एंड एट द सेम टाइम कैप्लन की टेक्स्ट बुक या बीपीपी की टेक्स्ट बुक आप उठा लो, वहाँ पे काफ़ी कुछ अननेसेसरी लिखा हुआ होता है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है उसके अंदर, जो कि ना एग्ज़ामिनर ने आज तक एग्ज़ाम में पूछी और ना वो कभी पूछेगा। तो उन चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज़्यादा कुछ अपने माइंड में अगर रिटेन नहीं करना चाहते। स्टूडेंट्स जो 80-90 मार्क्स F1 में लेकर आते हैं, वो सिर्फ़ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अपने ज़हन में रख के एग्ज़ाम को पास भी करते हैं, और 80-90 मार्क्स, और इवन जो स्टूडेंट्स टॉप पोज़ीशंस लेकर आते हैं, वो भी ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर करते हैं और नेसेसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर वो अपना ग्रिप रखते हैं अपनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अब टॉपिक नंबर 1 फ्रॉम ये अब टॉपिक नंबर 1 में आपको दिखा रहा हूँ, फ्रॉम एसीसी स्टडी हब, प्लस इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है कैप्लन स्टडी टेक्स्ट से भी। अब दोनों की इन्फॉर्मेशन अगर आप बोलोगे इंक्लूड हुई हुई है, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे भी इससे, और हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व भी इससे करने हैं। लेकिन टू योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टॉपिक 1 खत्म हो जाता है। यानी कि चैप्टर 1 कैप्लन का और एसीसीए का टॉपिक 1 स्टडी हब वाला वो खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ वही, इन नोट्स के अंदर हम लोग जो नोट्स देते हैं, वही इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है जो कि आपके पेपर, आपके एमसीक्यू से रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये बिजनेस की डेफिनेशन लिखी गई है, व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बढ़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा करके नहीं लिखा जाता। इसमें सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करके दी गई है, ताकि आपको इसको याद रख सको। फिर उन्हीं वर्ड्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया इन 2 और 3 मैक्सिमम लाइंस एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, और फिर अगले टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। इसी तरह से जब हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस करने होते हैं। एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस भी हम लोग अपने लेक्चर्स में कवर अप करते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि कैप्लन की किट, तो हम लोग अपने लेक्चर के एंड पे कैप्लन की किट भी करते हैं। अब टॉपिक वाइज हम लोग भी चल सकते हैं, या फिर हम लोग एट द सेम टाइम हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद भी क्वेश्चंस कराते हैं। हम लोग हर टॉपिक एंड करवा के, जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ेंगे, उस टॉपिक को एंड करवा के, फॉर एग्जांपल टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया, अब पहले हम लोग एसीसीए स्टडी हब के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन्हीं नोट्स के अंदर ये एग्जांपल्स डली, ये नोट्स आपको दिए जाएंगे और आप इन्हीं से ही पढ़ेंगे, मैं भी इन्हीं से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और मैं भी अपने लेक्चर के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊं आफ्टर रीडिंग अ टॉपिक। और इसी तरह से अगर हम लोग नीचे आ जाएं, तो हर चैप्टर के आखिर में जब एक टॉपिक खत्म हो गया, तो पहले हम लोगों ने एसीसीए स्टडी हब के ऊपर जो क्वेश्चन है उस टॉपिक से रेलेवेंट, वो हम लोग सॉल्व करते हैं लाइव ऑन लेक्चर्स।
विद इन द लेक्चर्स उनको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद हम लोग कैप्लन किट के अंदर से एमसीक्यूज, हर हर टॉपिक के एंड पे एमसीक्यूज एंड एमटीक्यूज का लिखा हुआ होता है कि कौन सा एमसीक्यूज एंड कौन से एमटीक्यूज इस टॉपिक से रेलेवेंट है। अगर इससे अगले नोट्स दिखाऊं तो ये देखिए नोट्स बने बनाए लिखे हुए हैं, इसके अंदर डेफिनेशंस को एक्सटेंड किया गया, नंबरिंग दे के कि कौन से वर्ड्स आपने याद रखने, कौन से वर्ड्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इसके साथ साथ इस टॉपिक के एंड होने के बाद अब ये कैप्लन की किट के चैप्टर नंबर 24 के चैप्टर नंबर 14 के हमारे पास नोट्स हैं। इसके अंदर एसीसी स्टडी हब का भी मटेरियल वैसे ही इंक्लूडेड है, तो वहां से सेपरेट और कैप्लन से सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यही पढ़ लो तो बोथ प्लेसेस विल बी कवर्ड, और इनको बड़े आसान तरीके से लिखा गया ताकि आपको समझ भी आए। जब ये क्वेश्चन खत्म हुआ, जब ये टॉपिक खत्म हुआ, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर से सॉल्व किए एसीसी स्टडी हब के क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किए इसके एमसीक्यूज फ्रॉम कैप्लन, जैसे 177 186 के दरमियान में इसके एमसीक्यूज हैं, इनको सॉल्व किया। और फिर उसके बाद एमटीक्यू नंबर 23 सिर्फ इस टॉपिक से पर्टेन करता है, उसको सॉल्व किया हम लोगों ने। इस तरह से कैप्लन की किट एसीसीए के स्टडी हब का मटेरियल वो कवर हो गया। आ गई बात अब आपके मॉक्स के ऊपर कि मॉक एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं। तो जैसे आप जब पेपर जाके देते हो तो आप पेपर देते हो अपॉन कंप्यूटर, वहां पे आपका मॉक एग्जाम होता है, आपका एग्जाम वहीं पे हो रहा होता है, मॉक नहीं सॉरी लाइव एग्जाम आपका वहीं पे हो रहा होता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पेपर बेस्ड मॉक एग्जाम लेना शुरू कर दूं तो वो आपको ये नॉलेज तो देगा कि मैंने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन आपको पेपर में बैठ के ये अंडरस्टैंडिंग लेना कि मैंने कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, टिक कैसे करना है किसी चीज को, उसमें मसला आएगा। ऑब्वियसली उस चीज के लिए हमारे परचेज मॉक्स होते हैं, और हम लोग बीपीपी किट के क्वेश्चंस को एज अ मॉक यूज करते हैं, क्योंकि बीपीपी क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो उनको मॉक एग्जाम्स में टेस्ट किया जाता है। अब इसलिए हमारे ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स बने हुए हैं जो कि हम लोग सॉल्व करवाते हैं। 4 मॉक एग्जाम्स हमारे होते हैं पर्टेनिंग टू ईच टॉपिक। जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है, जब कुछ बंच ऑफ टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, तो एक मॉक एग्जाम हम लोग देते हैं, और फिर मॉक एग्जाम 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। 4 इज द लास्ट मॉक एग्जाम जो कि आपका आखिरी होता है जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। और इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। 100 मार्क्स, 60 मार्क्स, 80 मार्क्स का कोई एक मॉक एग्जाम हो सकता है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, अब इस स्टूडेंट ने 83 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए मॉक एग्जाम नंबर 3 के अंदर, सॉरी मॉक एग्जाम नंबर 2 के अंदर, जो कि आपके कैप्लन के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 9 तक परटेन करता है। इसी तरह से एक और स्टूडेंट का अगर दिखाऊं तो उन्होंने यहाँ पे 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए। तो इस चीज से आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है, दैट यू विल नो कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। और इसके साथ साथ मॉक एग्जाम्स का हमें पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन कौन से गलत किए। अब जैसे यहाँ पे सारे ग्रीन वाले करेक्ट क्वेश्चन हैं और जो रेड है वो आपने गलत किए हैं, तो इसका रिस्पॉन्स हम लोग आपको ऑन व्हाट्सएप उसी वक्त देते हैं जैसे ही आपने मॉक एग्जाम अटेम्प्ट किया। तो मेरी तरफ से आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी कि मैं आपको सपोर्ट करूं, आपको समझाऊं कि ये क्वेश्चन आपने कैसे गलत किया। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करते हो उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब इसके साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड, जैसे आपने आप हमारे से अगर लेक्चर्स जैसे हम लोग ले रहे होंगे, तो एट द सेम टाइम उसमें जो एक एडिशन चीज होती है दैट इज बेस्ड अपॉन सपोर्ट ऑफ द ट्यूटर, कि आप पढ़ तो रहे हो और अगर किसी चीज में इशू आ रहा है तो उसके क्वेश्चंस कैसे पूछोगे। तो व्हाट्सएप का ग्रुप, और जिसके अंदर मैं पर्सनली अवेलेबल होता हूँ 24/7, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से पूछोगे, टॉपिक पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, और उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा उसी टाइम पे आपको। दिस इज अपॉन व्हाट्सएप, पूरी सपोर्ट आपको अवेलेबल होती है। एंड एट द सेम टाइम एवरी सिंगल संडे हमारी लाइव क्लास होती है जो कि ऑनलाइन चलती है, और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हो वो हम लोग आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे साथ लाइव क्लास ले रहे हो, आप मेरे से पूछ लोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, मुझे दोबारा समझाएं, तो वो लाइव क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। इस तरह से पूरे, और ये कोर्स कब तक खत्म होता है, टोटल जो लेक्चर्स होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड 50 to 51 और मैक्सिमम 70 लेक्चर्स होते हैं। और इन लेक्चर्स को खत्म करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मंथ जरूरी होता है, अगर आप सैटरडे संडे कोई लेक्चर नहीं लेना चाहते, क्योंकि सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली आपका मॉक एग्जाम हो रहा होता है। ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर आप सैटरडे संडे मॉक एग्जाम्स लेते साथ लेक्चर्स भी लेते हो तो आप 1 मंथ में इसको परमानेंट कवर अप कर सकते हो F1 को, और 1 मंथ के बाद जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। ऑलराइट। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसके अलावा बात करें तो हमारे पास हर एक टॉपिक से रेलेवेंट हमारे पास
नोट्स पड़े होते हैं। अब अगर ये देखें तो ये टॉपिक नंबर 12 के नोट्स 13, 14, 15 इस तरह से हर एक टॉपिक के नोट्स होते हैं जो कि हमारे लेक्चर्स के साथ आपको मिलते हैं, और आप इन नोट्स को लेते हो टू अंडरस्टैंड, बजाय इसके कि आप बुक से अननेसेसरी चीज़ें पढ़ो, आपको हर एक चीज़ ठीक तरीके से टू द पॉइंट मिलती है। और इन नोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, इन नोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है विद द एमसीक्यूज। अननेसेसरी चीजें इनके अंदर नहीं इंक्लूडेड। एक एक लाइन इस नोट्स की इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप मेरे से पूछोगे क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से पूछ लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बुक के अंदर जो चीजें इंक्लूडेड होती हैं उसमें अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ाते, जो कि स्किप आउट करते हैं क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो इस वजह से दीज नोट्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन द बुक एंड रेदर देन द डायरेक्ट आप जाके हर एक चीज अगर कवर अप कर रहे हो एसीसी स्टडी हब के ऊपर। इन नोट्स के अंदर हर एक वो चीज इंक्लूडेड होती है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है, विच विल हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली डू आस्क मी, और डेमो लेक्चर फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर नंबर 1 वो लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें और वहां पे आप एक डेमो लेक्चर ले लें ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से पढ़ा जाता है। एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर टेकिंग टू दिस वीडियो, फॉर लुकिंग एट द वीडियो एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली डू नॉट हेसिटेट टू आस्क मी। मिलते हैं हम लोग अब जब लेक्चर शुरू होंगे। बाय बाय।